नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। नमस्कार, मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की खबर से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अब से थोड़ी ही देर में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। बैठक के लिए दोनों देशों का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक 2 दिनों तक चल सकती है। अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि उन्हें रिसीव करने के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहीं ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिफल इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक्स पर एक फोटो उन्होंने शेयर की है। इसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीर भी रखी थी, जिनके साथ उनके खून से सने स्कूल बैग और जूते रखे थे। और ईरानी शहर मिनाब में जंग के पहले ही दिन 28 फरवरी को एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ था। तो बता दें आपको कि मिनाब 168 ये जो बातचीत हो रही है, इसको नाम ईरान ने दिया है। और दरअसल मिनाब में जो 168 बच्चे मारे गए थे, उनके स्कूल के बैग, जूते और खून से सने हुए उनके जो बैग्स हैं वो रखे गए थे। और एक तरीके से उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बातचीत बताने की कोशिश, संदेश देने की कोशिश ये की गई है। इस हमले का आरोप अमेरिका इजराइल पर लगाया है ईरान ने, और इधर अमेरिका ने कहा कि वो इस हमले की जांच कर रहे हैं। तो देखिए, मोहम्मद बगैर गालिबाफ जो कि सांसद है, सभापति है वहां के, उन्होंने एक तरीके से संदेश दिया है कि जिस तरह से ये अमानवीय घटना इजराइल और अमेरिका ने अंजाम दी है, ये पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि अमानवीय कृत्य उन्होंने किया है। मानव अधिकारों का एक तरीके से सीधे सीधे उल्लंघन है, और ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया है कि शांति की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन किस तरह का कृत्य उसने किया है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जर्मनी के समकक्ष जुहान वोडेफल से फोन पर बातचीत भी की है, और ये भी कहा है कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच अब शांति वार्ता की जो कोशिश है वो देखना होगा कितनी सफल होती है और क्या कुछ होता है। लेकिन थोड़ी देर में शहबाज से मिलेगा ईरानी डेलीगेशन। बिल्कुल, इधर ट्रंप ने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। ईरान अगर इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता है तो वो हमले के लिए तैयार है। ईरान को नेस्तो नाबूद अमेरिका कर देगा। इधर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आए। आज सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में लैंडिंग करता रहा। ये मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। 1972 के बाद ये पहली बार होगा जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड 6 अप्रैल को तोड़ दिया। उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के बाद नासा और अमेरिकी सेना की टीम ने उन्हें ओरियन से बाहर निकाला। देखिए, 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं। मेडिकल चेकअप हालांकि हुआ। इसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया। तो मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना है। नासा देखना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए ये कितना सुरक्षित है। हालांकि वहां पर जो तापमान है वो इतना ज्यादा बताया जा रहा है कि पिछली बार जब यान भेजा गया था तो बाहर से उसमें दरारें आ गई थी। तो लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने को लेकर एक बार फिर से इस पर चर्चा हो रही। क्या रास्ता खुलता है ये देखना होगा, इस पर जांच की जा रही है। जांच जारी है। और वहीं यान अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता फिलहाल आसान बनता हुआ दिख रहा है। नासा और अमेरिकी सेना की टीम ने बाहर निकाला। ये 2 खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि जो चारों यात्री गए थे वो अब सुरक्षित भी बताए गए। इधर मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी 4 लोग लापता ही है। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अफसर ने बताया है कि यमुना नदी का बहाव तेज था, इसलिए लोग बहकर काफी दूर चले गए। तो इसके अलावा नदी के अंदर गाद यानी कि कीचड़ और रेत के अंदर शव दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 24 घंटे के बाद शव फूलकर ऊपर आ सकते हैं। हादसा शुक्रवार की दोपहर 3 बजे केसी घाट पर हुआ था, जहां पर 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। मृतकों में मां, बेटे, चाचा चाची और बुआ फूफा समेत एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल हैं।
तो नाव में 30 पर्यटक सवार थे जब ये हादसा हुआ। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया, सावधानी जो है वो कहीं ना कहीं हटी है, इसकी वजह से दुर्घटना घटी है। नाव का वजन क्षमता से ज्यादा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना था, लेकिन ये सब बातों का ध्यान रखा नहीं गया। तो 22 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, 4 लोग अब भी लापता है। हमारे साथ में अभी कई लोग हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ है उससे मथुरा के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। इन नाविकों पे कोई अंकुश न लगना और श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ करना, इन नाविकों के प्रति लोगों में रोष देखा जा रहा है। अभी हम बात करेंगे, क्या नाम है आपको बताएं? कि मेरा नाम एडवोकेट माधव शर्मा है। जी देखिए, यमुना जी हमारे लिए परम पूज्य है, हम ब्रजवासियों के लिए यमुना जी परम पूज्य है। परंतु अगर आप इस तरीके से ओवरलोडिंग करेंगे, इस तरीके से गाइडलाइंस नहीं होंगी तो ऐसी दुर्घटना होंगी और इससे ब्रज का हर जगह पे वो होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी दोनों ने इसके ऊपर बहुत रोष दिखाया है, पर नगर निगम का क्या? ना तो आप देख पा रहे होंगे उस बोट में किसी ने भी लाइफ जैकेट पहनी थी। आज भी मथुरा में नाव चल रही है, आज इस हादसे के अगले दिन भी बिना लाइफ जैकेट पहनते हुए सवारी घूम रही है। नावों की हालत जर्जर हो चुकी है। नाव में छेद होता है तो छेद को वेल्डिंग से बंद कर दिया जाता है। ना कोई एनडीआरएफ के घाटों पे ऑफिस है, ना कोई और बचाव दल के घाटों पे ऑफिस है। आपस में नाव चलते चलते में टकराई जाती है। कल इतना बड़ा हादसा होके गया है। आप यार इस बंगाली घाट से आप मेरे साथ पूरा स्वामी घाट तक चलिए, आपको अगर एक प्रशासन का आदमी मिल जाए आज खड़ा हुआ, आप जो कहेंगे वो मैं आज यहीं आ जाऊंगा। ये हमारे प्रशासन की स्थिति है। हमारे योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, मगर प्रशासन के अज्ञानवश या जानबूझ के करा रहा है। ये हम इसमें प्रशासन की साजिश भी मानते हैं। ये प्रशासन की वजह से हुआ है, जो भी हुआ हम इसे निगम का और मथुरा विकास प्राधिकरण का हम इसको जिम्मेदार ठहराते हैं। जो आज भी कल इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ना आज यहाँ बोटें रुकी, ना यहाँ लाइफ जैकेटें प्रदान करी गई हैं। बस सरकार को अपना टैक्स लेना है, निगम को अपना टैक्स लेना है, अपना कमीशन सीधा करना है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इसमें जो भी विभाग हो उनकी जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए और जो नाविक नाव चला रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से नाव चल रही है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं है या ओवरलोडिंग तो नहीं है। ये सारी चीजें भी देखना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे और लोगों में जो है रोष जो है अब लगातार पनप रहा है इसको लेकर, क्योंकि नाविकों की जो जिम्मेदारी होती है, लाइफ जैकेट की जिम्मेदारी होती है कि जितने श्रद्धालु बैठे क्षमता के अनुसार बैठे, लाइफ जैकेट पहने हुए हों, क्योंकि नाविक तो क्या होता है तैर के निकल जाते हैं, लेकिन श्रद्धालु बहुत से तैरना नहीं जानते हैं, वो नहीं तैर पाते हैं और ना कोई घाटों पे जो है रस्सी डली हुई, जंजीरें लगी हुई हैं। इनको लेकर भी जो है लोगों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, वंदे मातरम विवाद मामले में कांग्रेस पर हमला, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि कांग्रेस की पार्षद ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो जीतू पटवारी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सीएम ने कहा है कि बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था और बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहा था कि मैं इसे नहीं गाऊंगी। कांग्रेस का चरित्र बता रहा है, इस तरह की बातें सीएम करते हुए नजर आए। तो वंदे मातरम का जो विवाद है वो लगातार गहराते जा रहा है। इंदौर से जुड़ा ये पूरा मामला, बिल्कुल जिस तरह से पूरा मामला पेश आया उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी की फजीयत भी हुई है, क्योंकि अब बड़े नेता असहज हो गए हैं कि इस पर क्या वो प्रतिक्रिया दे। हालांकि क्या किसने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी, और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र ये बता रहा है। और वो भारत माता की जय से भी मना कर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है, ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। जगदलपुर में भाजपा सांसद संतोष पांडे के बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बस्तर दौरे के दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जिस तरह भगवान राम ने अपने वनवास काल में बस्तर क्षेत्र में राक्षसी अराजकता का अंत किया, उसी तरह पीएम मोदी
गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से बस्तर को मुक्त कराने में भूमिका निभाई है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री की तुलना भगवान श्री राम से करना सनातन परंपरा का अपमान है। मुझे तो स्मरण आता है कि जैसे भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में आए, इसी दंडकारण्य तो उन्होंने पहाड़ हड्डियों की उसको देख करके पूछा है क्या है, तो बोले ये सज्जन शक्ति, ऋषि मुनि सन्यासी उनकी है। तो किसने सब किया? तो राक्षसों ने किया। उसी समय वो प्रण लेते हैं, संकल्प कि निश्चर ही न करो मोहि, भुज उठाए प्रण कीन, सबल ही मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उन्होंने तय किया कि मैं ऐसे दुर्जन शक्ति को समाप्त करके और सबको सुख देने का काम। भगवान राम और लक्ष्मण को प्रधानमंत्री अपने चहेते नेता को तुलना करना मैं समझता हूं, क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या मोदी भगवान से बड़े हो गए? क्या जो देश की जनता को गैस के लिए लाइन लगाने वाले, नोटबंदी में लाइन लगाने वाले, लॉकडाउन में लाइन लगाने वाले। अंबिकापुर के निर्भया कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस जघन्य अपराध के 8 दिनों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान मिथुन उर्फ राय सिंह के रूप में हुई है, जो सूरजपुर जिले के मकनपुर गांव का रहने वाला बताया गया। तो पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी और मृतका लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों कबाड़ बीनने का ही काम करते थे। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए हत्या की वजह मृतका के अन्य पुरुषों से संबंध होना बताया। ये भी बता दें कि पुलिस ने जांच के दौरान हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चिरमिरी में एक आरक्षक की सतर्कता से आरोपी की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। वहीं मृतका के बेटे ने आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग की है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को वारदात की जगह पर ले जाकर सीन एक बार फिर से रिक्रिएट भी किया। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां महिला की विभत्स हत्या का खुलासा हुआ। कबाड़ बीनने का काम दोनों ही करते थे। 10 सालों से दोनों रिलेशनशिप में थे और लिव इन में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत होने के बाद से ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद से ही साथ में ये लोग रह रहे थे। ये भी जानकारी मिली है कि महिला पर यह आरोप था कि वो किसी और पुरुष के साथ संबंध उसके थे। इसके बाद से नाराज होकर उसने इस तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। ये पूरी घटना निर्भया कांड से की तरह लग रही थी। हालांकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी अब उसकी हो चुकी है और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो देखना होगा। कबाड़ बीनने का काम ये दोनों ही करते थे। अंबिकापुर निर्भया कांड से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले को लेकर टीएस सिंहदेव और कांग्रेस ने भी इस पर प्रदर्शन किया था और इस पर कार्रवाई को लेकर मांग की थी। तो एक सफेद साड़ी पर तमाम स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर लिए गए। सुनने में पुलिस वालों को कहने के अनुसार से ही मेरे को पता चला है मर्डर हो गया था। और बाकी सब तो जानिए रहे हैं। अब मैं अपनी माँ के बारे में क्या बताऊँ कि ऐसे आरोपी की गिरफ्तारी हुई, पता चला? हाँ, आरोपी का गिरफ्तार हो गया है और मोबाइल में भेजे थे फोटो, उसी से हम लोग पहचान किए। अभी तक दिखाए नहीं हम लोग को। थाने पहुँचे हैं? क्या थाने पहुँचे हैं इसलिए कि हम लोग एक बार उससे मिलना चाहते थे। लगातार आप जैसे भी आप सब घटना को जानते हैं कि अंबिकापुर से लेकर चिरमिरी तक लगातार सीसीटीवी फुटेज इसमें खंगाले गए हैं और निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन 1000 से ऊपर इसमें सीसीटीवी फुटेज हमारे पास प्राप्त हुए हैं। जिसमें हम समझ नहीं, उसने हाथ मुक्के से मारकर और अपने उसके ऊपर जम करके ही उसके साथ मृत्यु कारित किया है। तो यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले वो पीछे मंदिर की ओर गया, समलाया मंदिर की ओर। वहाँ से फिर वापस सद्भावना चौक आया और सद्भावना चौक से आने के बाद वो चांदनी चौक, बंगाली चौक होते हुए प्रतापपुर चौक पहुंचा। प्रतापपुर चौक से सीधे प्रतापपुर रोड में चला गया अंदर। मोहल्ला मानपुर में आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद इलाज के अभाव में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे आदिवासी युवक कृष्णा मंडावी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
तो दरअसल बीपी और शुगर की वजह से कृष्णा मंडावी की हालत काफी खराब थी। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद विधायक इंद्र शाह मंडावी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग को तत्काल निर्देश दिए, जिसके बाद बीएमओ डॉक्टर खोबरागढ़ अपनी टीम के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए युवक को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो साथ ही साथ विधायक ने परिजनों को आर्थिक तौर पर भी मदद की थी। तो बीपी और शुगर की वजह से बिस्तर पर युवक पड़ा हुआ था। बीमार युवक के घर पहुंचे विधायक इंद्र शाह मंडावी। तो NH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद विधायक ने इस खबर को देखा और अब आदिवासी युवक को इलाज मिल पाया। तो इस खबर का असर हुआ, NH की खबर का असर हुआ है जब बीपी और शुगर की वजह से बिस्तर पर युवक पड़ा हुआ था। समाचार से खबर मिली कि कृष्णा मंडावी 37 साल बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ है। उनका घर पहुंच मार्ग भी बहुत मुश्किल है, पहुंचाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग 108 के द्वारा आके विधायक महोदय के निर्देश में आकर इनको ले जा रहे हैं। इनका इलाज CSC मानपुर में किया जाएगा। ग्वालियर में 3 करोड़ 32 लाख की टैक्स चोरी के मामले में आरोपी विकास गुप्ता को बड़ा झटका लगा है। तंबाकू के अवैध निर्माण और टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए कारोबारी की जमानत को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जीएसटी विभाग के मुताबिक आरोपी की फर्म हुंका ट्रेडर्स बिना वैध पंजीकरण के तंबाकू उत्पादों का निर्माण और पैकिंग कर रही थी, तो जिसके वजह से सरकार को 3 करोड़ 32 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। इधर लोरमी के झिरिया वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर हमले का एक मामला सामने आया। ड्यूटी पर पहुंचे 4 नए फॉरेस्ट गार्डों पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे सभी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टीम अवैध खनन की जांच के लिए मौके पर पहुंची थी और तभी स्थिति बिगड़ गई और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बिना परीक्षा दिए ही MBBS की डिग्री देने का आरोप लगा है। मामला गजराजा मेडिकल कॉलेज और जिवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि व्यापम कांड के बर्खास्त किए गए छात्रों को बिना बहाली, बिना अटेंडेंस, बिना परीक्षा दिए डिग्री दे दी गई थी। सबसे बड़ा खुलासा एक वायरल ऑडियो से हुआ, जिसमें कथित तौर पर 16 लाख रुपए में MBBS की डिग्री देने की बात सामने आई थी। शिकायतकर्ता संदीप लाहरिया का यह आरोप है कि इस पूरे खेल में यूनिवर्सिटी और गोपनीय शाखा के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल कि बिना परीक्षा डिग्री आखिरकार कैसे मिल गई, परीक्षा हुई तो कब और कहां हुई, CCTV और लोकेशन की जांच आखिरकार क्यों नहीं हुई। फिलहाल कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी दोनों ने जांच शुरू करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर एक और घोटाला फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। टर्मिनेशन हमने कैंसिल करवा लिया, आप लोग फॉर्म भर दो और अपना पेपर दे लो। तो उसने हमारा ही फॉर्म भी भरवाया और सभी छात्रों का फॉर्म भरवाया। 32-34 थे, हमने फॉर्म भर दिया, एग्जाम भी दिया। वो एग्जाम आज तक निकला ही नहीं, वो रिजल्ट ही निकला, मतलब एक्चुअली उस एग्जाम का रिजल्ट आज तक नहीं निकला। उसके बाद हमने इससे पूछा कि भाई वो आदेश कहाँ है जिसमें हमारा टर्मिनेशन कैंसिल हुआ है, तो मालूम चला कि कोई आदेश है ही नहीं, टर्मिनेशन कैंसिल हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ अपने निजी उससे पैसे लेने के लिए काम कर रहा था। मुझे इस मामले के बारे में आपसे ही पता चल रहा है, नंबर 1 तो, और नंबर 2 ये है कि डिग्रियां बांटने का काम यूनिवर्सिटी का होता है, कॉलेज का नहीं होता। और नंबर 3, कोई भी किसी भी तरह का अपराधी किसी भी स्थिति में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में तो आगे नहीं जा सकता, ये मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। इधर धार के कसरावत स्थित नर्मदा पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। बताया गया कि युवक ने आपसी विवाद के चलते कदम उठाया। तो नदी में गिरने के बाद उसने लाइफ सपोर्ट रिंग को पकड़ लिया, जिससे कि उसकी जान बच गई। मौके पर मौजूद एक स्थानीय नाविक ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिली, SDRF की टीम पहुंची। पुलिस ने युवक को बड़वानी जिला अस्पताल पहुंचाया,
जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर कोल हैंडलिंग प्लांट यानी कि CHP में कथित वसूली कांड का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वीडियो में दो कर्मचारी आपस में बातचीत करते हुए हर महीने होने वाली वसूली का जिक्र करते दिखे। तो दावा यह भी है कि ओवर टाइम और संडे ड्यूटी, मनचाही पोस्टिंग के बदले पैसे लिए जाते थे और ये रकम 10 से 12 हजार रुपए तक हर महीने बताई जा रही है। वीडियो सामने आती प्रबंधन ने जल्दबाजी में 2 कर्मचारियों का ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए उनसे अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई। तो वीडियो असली है या फिर AI जनरेटेड है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आधिकारिक जांच के बाद ही ये सामने आएगा। वहीं महिला कर्मचारी ने भी अभद्र व्यवहार और गाली गलौज के गंभीर आरोप लगाए। अब कर्मचारी निष्पक्ष जांच और सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब बात इस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई होगी या फिर असली जो जिम्मेदार है उन तक भी गाज गिरेगी। यहू मन देही तब ना, तो सबका ना इकट्ठा करत थी। अच्छा, इकट्ठा पिकनिक जाती ना हम, हाँ, तो सब इकट्ठा करते हैं ना पैसा, हाँ, वैसे होता है। संडे के चंदा, हाँ, नगे तो हमन तो नहीं दे संडे का पैसा 1 रुपया, यानी तुम्हें चंदा करके दे देता है। तो यही जानत होई कौन लेते पैसा, यही देत होई ना। फिर तो हल्ला करबे, बता नहीं करूँगे मैं, काहे करूँ ये सब काम। मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं केकरो से नहीं बताऊँ। साहब की देती अतेंदर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।